ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले यहां पे देखिए, फॉर कार्बन रेजिस्टेंस व्हाट इज द कलर फॉर 4, यानी कि कार्बन प्रतिरोध जो होता है इसमें 4 के लिए क्या रंग होता है। तो आपको याद है सबको क्या क्या होता है, ब्लैक, ब्राउन, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट, ग्रे एंड व्हाइट। ठीक, तो 0 से स्टार्ट करोगे, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये होता है 9। तो यहां पे 4 के लिए कौन सा कलर होता है, येलो कलर होता है। ठीक है, तो सबको याद हो गया ना ये कलर, गुड। तो इस तरह से आपको ये याद रखना है। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए क्या बोल रहे हैं, the length of a conductor is doubled and its area of cross section is also doubled, then its resistance will be। तो इस तरह के क्वेश्चन देखो बहुत आते हैं एग्जाम में, है ना। बस आपको ध्यान रखना है कि अच्छे से पहले तो पढ़ना है कि लंबाई को दुगना करेगा। तो मैंने आपको बताया है कि नया प्रतिरोध बराबर क्या होगा, पुराना प्रतिरोध। ठीक है, ओल्ड यानी पुराना प्रतिरोध, लंबाई में परिवर्तन बटा क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो चालक की लंबाई को दुगना कर देंगे, तो यहां पे पुराना प्रतिरोध गुणित क्या कर दोगे, 2, लंबाई दुगना कर दियो। ठीक है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल को भी दुगना कर देंगे, तो ये जो क्षेत्रफल है इसको भी क्या कर दोगे आप, दुगना कर दोगे, यानी क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा, दुगना परिवर्तन होगा, तो क्षेत्रफल भी दुगना हो जाएगा। तो यहां पे ये दोनों कट जाएंगे, तो नया प्रतिरोध बराबर क्या हो जाएगा, पुराना प्रतिरोध हो जाएगा। तो प्रतिरोध के मान में कोई भी परिवर्तन वहां पे नहीं होगा। तो क्षेत्रफल बोला है तो हम सीधा क्षेत्रफल रख देते हैं। यदि बोलता त्रिज्या बोल देता या व्यास बोल देता, उसको दुगना किए हैं, तो हम पहले क्या निकालते, क्षेत्रफल निकालते। यदि बोलता व्यास दुगना किए मतलब त्रिज्या दुगनी हो जाएगी, तो त्रिज्या दुगनी हो जाती तो क्षेत्रफल क्या हो जाता हमारा, 4 गुना हो। तो क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ना है, क्षेत्रफल दिया है उसमें या फिर उसमें त्रिज्या या व्यास दिया है। ठीक है, तो हमको किसको रखना होता है, यहाँ पे क्षेत्रफल में परिवर्तन को रखना है। When a low resistance is connected in parallel with a high resistance, the combined resistance is। ठीक है, एक उच्च प्रतिरोध के साथ समांतर में एक निम्न प्रतिरोध को संयोजित करते हैं। तो मान लो कि एक आपके पास में उच्च प्रतिरोध है 100 ओम, इसके साथ में एक निम्न प्रतिरोध को समांतर में संयोजित करते हो, और निम्न प्रतिरोध है मान लो आपका 1 ओम। तो इस संयोजन का समतुल्य प्रतिरोध किसके बराबर होगा, तो इस 1 ओम से भी क्या होगा, है ना, समांतर में प्रतिरोध क्या हो जाता है, परिपथ के सबसे छोटे प्रतिरोध से भी कम हो जाता है। तो ये बस याद रखना है, बस वही आंसर आ जाएगा। उच्च प्रतिरोध से अधिक होगा, निम्न प्रतिरोध से कम होगा, बस आपका आंसर आ गया। अगली बात सुनिए, तो जो हम पढ़ते हैं बस वही सब रहता है। क्वेश्चन को पढ़ते समय ध्यान रखना है, अपना दिमाग खुला रखना है। यहां पे बोल रहे हैं द कॉस्ट ऑफ रनिंग 3 किलोवाट लोड फॉर 10 आवर्स एट 6 पैसा पर किलोवाट आवर इज। तो बोल रहा है कि आप क्या कर रहे हो, 3 किलोवाट का आपके पास में कोई भार है, उसको 10 घंटे के लिए आप चला रहे हो, तो आप कितने यूनिट खर्च कर रहे हो, तो 30 किलोवाट आवर, यानी क्या हो गया आपका 30 यूनिट हो गया। एक यूनिट किसके बराबर होता है, 1 किलोवाट आवर के, तो 30 यूनिट खर्च किए हो, और बोल रहा है कि प्रति किलोवाट आवर के लिए कितना पैसा देना है आपको, 60 पैसे देने हैं। तो 30 यूनिट खर्च किए हैं, एक यूनिट के लिए आपको 60 पैसे यानी इतने रुपए हो जाएंगे, है ना। तो कितना होगा, 18 हो जाएगा ये। तो कितने रुपए देने पड़ेंगे आपको यहाँ पे, 18 रुपए देने पड़ेंगे। ठीक, तो इस तरह के क्वेश्चन भी करवाए हैं मैंने आप लोगों को, है ना। तो इसको देखिए
किसी दिए गए लाइन वोल्टेज के लिए चार हीटिंग अवयवों में अधिकतम ऊष्मा कब उत्पन्न होगी? तो अधिकतम ऊष्मा कब उत्पन्न होगी बताओ मेरे को? जब इसका मान उच्चतम होगा, जब ये सबसे अधिक होगा। तो बोल रहा है कि लाइन वोल्टेज दी हुई है, मतलब इसका मान स्थिर है। तो लाइन वोल्टेज दी हुई है मतलब उसको हम चेंज नहीं कर रहे हैं, उसका मान क्या रहेगा? स्थिर रहेगा। चार हीटिंग अवयवों में अधिकतम ऊष्मा कब होगी? जब हम उसको कैसे संयोजित करेंगे? तो आप किस प्रकार से संयोजित करोगे कि इस प्रतिरोध का मान न्यूनतम आए? जब इसका मान न्यूनतम होगा तभी शक्ति का मान क्या होगा? उच्चतम होगा। ठीक है, तभी सबसे ज्यादा ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा कौन उत्पन्न करता है? शक्ति। जितनी ज्यादा शक्ति उतनी ज्यादा ऊष्मा। ठीक है, तो इसका मान न्यूनतम कब मिलेगा? जब कैसे संयोजित करेंगे हम? समांतर में। समांतर में समतुल्य प्रतिरोध का मान क्या होता है? घट जाता है। तो चारों को हम कैसे जोड़ देंगे? समांतर में। तो जब चारों को हम समांतर में ऐसे जोड़ देंगे तो समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा? R/4 हो जाएगा। तो पावर क्या होगी? 4 गुना वहां पे बढ़ जाएगी। आई बात समझ में? तो सभी को हम समांतर में जोड़ते हैं। उसके बाद में देखिए, एक क्लोज स्विच यानी बंद स्विच का प्रतिरोध क्या होगा? तो जैसे ये एक स्विच है तो इसको क्या बोलते हैं हम? खुला। खुला का मतलब क्या होता है? ओपन। तो इसका जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? अनंत ओम होता है। ठीक, अब यदि इस स्विच को हम खुला नहीं रखते हैं, इसको ऐसे जोड़ देते हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? बंद स्विच है। बंद स्विच को बोलते हैं क्लोज स्विच। तो क्लोज स्विच जो होता है, इन दोनों बिंदुओं के मध्य प्रतिरोध जब हम देखने जाएंगे तो कितना मिलेगा हमको? 0। तो क्लोज स्विच का प्रतिरोध कितना होता है? ठीक है, शॉर्ट सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है? 0। ठीक है, ओपन सर्किट का प्रतिरोध कितना होता है? तो ओपन सर्किट खुला स्विच, शॉर्ट सर्किट बंद स्विच। आई बात समझ में? तो हमारा आंसर आ जाएगा 0। उसके बाद में इसको देखिए, 1 न्यूटन जो होता है किसके समान होता है? तो सुबह ही अपन पढ़े थे ये, तो मैंने बताया था कि 1 न्यूटन जो होता है, जो 1 न्यूटन होता है, 1 न्यूटन का बल किसको बोलते हैं? तो वह बल जो 1 किलोग्राम की वस्तु में, ठीक है, या 1 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में क्या कर सकता है? कितना त्वरण उत्पन्न कर सकता है? 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सकता है। तो वह बल जो 1 किलोग्राम की वस्तु में 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न कर सकता है, एक्सेलरेशन उत्पन्न कर सकता है, उस बल को क्या बोलते हैं? 1 न्यूटन बोलते हैं। 1 डाइन किसको बोलते हैं? तो 1 डाइन में 1 किलोग्राम की जगह हम ले लेते हैं 1 ग्राम, और उसमें 1 मीटर की जगह ले लेते हैं 1 सेंटीमीटर। तो वह बल जो 1 ग्राम की वस्तु में 1 सेंटीमीटर प्रति स्क्वायर सेकंड स्क्वायर का त्वरण उत्पन्न करता है, उसको क्या बोलते हैं? 1 डाइन बोलते हैं। तो जब हम इनकी तुलना करते हैं तो हम ये पाते हैं कि जो 1 न्यूटन होता है वो किसके बराबर होता है? 10⁵ डाइन के बराबर। समझ में आया? तो इसको आपको याद रखना है। और जूल और अर्ग में भी संबंध याद रखना है। जूल जो है ये ऊर्जा की इकाई है, तो 1 जूल कितने अर्ग के बराबर होता है? 10�7 अर्ग के बराबर होता है। ये ऊर्जा के लिए और ये बल के लिए। ठीक है, उसके बाद में देखिए, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस इज द रेजिस्टेंस ऑफर्ड बिटवीन द टू एंड ऑफ मटेरियल हैविंग। तो विशिष्ट प्रतिरोध हम कैसे निकालते हैं? तो हम क्या बनाते हैं? इस प्रकार से एक घन बनाते हैं। घन यानी क्यूब इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, और इसके सम्मुख फलक, इस फलक और इस फलक के मध्य का जो प्रतिरोध होता है वही किसके बराबर होता है? विशिष्ट प्रतिरोध। तो जैसे हमको तांबे का विशिष्ट प्रतिरोध पता करना है
तो तांबे का क्या बना लेंगे, 1 मीटर घन बना लेंगे। ठीक है, यदि हमको चांदी का पता करना है, चांदी का मीटर घन बना लेंगे। और उसके सम्मुख फलक के मध्य का जो प्रतिरोध होता है वो ही किसके बराबर होता है, उसके विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। तो वही यहाँ पे दिया है कि कैसे उसको हम निकालते हैं। तो विशिष्ट प्रतिरोध पदार्थ के दो सिरों के बीच, ठीक है, प्रतिरोध कौन सा प्रतिरोध लेते हैं, तो 1 मीटर क्यूब का क्षेत्रफल और लंबाई किसमें रहते हैं, तो 1 मीटर, तो इसमें स्क्वायर है, ये क्यूब हो गया गलती से। तो एरिया ऑफ क्या लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर, एरिया किसका लेंगे, 1 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे ना, ये वाली जो फलक दिख रही है आपको और ये वाली जो फलक दिख रही है, ये सभी इसकी जो भुजाएं हैं वो कितने मीटर की हैं, 1-1 मीटर की हैं। इसी को मीटर घन बोलते हैं। यदि सेंटीमीटर में लेंगे तो सेंटीमीटर घन हो जाएगा। ठीक है, तो हम देखेंगे 1 मीटर गुणा 1 मीटर, तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा बताओ, इसका क्षेत्रफल कितना निकलेगा, तो 1 मीटर गुणा 1 मीटर तो बराबर क्या होगा, 1 मीटर स्क्वायर। इसका क्षेत्रफल कितना आएगा, तो 1 मीटर गुणा 1 मीटर बराबर क्या आएगा, 1 मीटर स्क्वायर। तो वही बोल रहा है कि जो ये फलक हैं इनका क्षेत्रफल कितना है, 1 मीटर स्क्वायर है। तो 1 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल की फलक लेनी है और इन दोनों के बीच की दूरी भी कितनी है, 1 मीटर है, और उसकी लंबाई कितनी है, यहाँ पे 1 मीटर है। तो दो फलक हैं जिनका क्षेत्रफल 1 मीटर स्क्वायर है और उनके बीच की दूरी कितनी है, 1 मीटर है। ठीक है, तो उन दोनों के मध्य का जो प्रतिरोध है वही किसके बराबर होता है, विशिष्ट प्रतिरोध के बराबर होता है। आगे बात समझ में, तो ये इसका आंसर आएगा। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ है, यहाँ पे क्यूब नहीं है, ये स्क्वायर है ना। इंग्लिश में भी देख लेना, हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो जाता है कई बार। तो एरिया ऑफ 1 मीटर स्क्वायर है एंड लेंथ क्या है, वहां पे 1 मीटर है। व्यास नहीं होता यहाँ पे, है ना, परिधि वरिधि कुछ नहीं होती, आयतन वायतन कुछ नहीं होता, है ना। ये सब कंफ्यूज करने के लिए कुछ तो देना है ना, ऑप्शन बनाना है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू इट्स। तो ये तो रेजिस्टेंस का सूत्र पूछा है, R इज इक्वल टू क्या होता है, रो L बाई ए। ठीक है, तो बस चालक का प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती होता है, तो प्रतिरोध किसके व्युत्क्रमानुपाती दिख रहा है, क्षेत्रफल के। ठीक है, तो क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। लंबाई के क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। पदार्थ की प्रकृति पर क्या करता है, निर्भर करता है, पदार्थ की प्रकृति है तो बोलेगा कि लंबाई के साथ क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। पदार्थ की प्रकृति यानी क्या हो गया, विशिष्ट प्रतिरोध, इसके भी क्या होता है, अनुक्रमानुपाती होता है। प्रतिरोध वोल्टेज पर निर्भर नहीं करता है। ठीक है, उसके बाद में देखिए, एनर्जी कंज्यूम्ड बाय अ हीटर of rating 1000 watt by operating it for a period of 2 hours will be। ठीक है, तो यहां पे 1000 वॉट का एक हीटर है, इसको आप 2 घंटे तक चलाओगे तो कितनी ऊर्जा खर्च करेगा। ऊर्जा का मतलब आपको क्या निकालना है, किलो वॉट आवर निकालना है, किलो वॉट घंटा आपको निकालना है। ठीक है, तो घंटा तो हमको दिया हुआ है लेकिन ये वॉट दिया हुआ है, इसको किलो में बदलना है। तो किलो में बदलने के लिए इसको किससे भाग दोगे, 1000 से, क्योंकि 1 किलो वॉट मतलब 1000 वॉट। तो ये बन गया किलो वॉट, ये बन गया घंटा, तो ये कितना बन गया, 1 किलो वॉट बन गया ये, और ये कितना बन गया, 1 घंटा, तो कितना हो गया, 2 किलो वॉट घंटा। तो उपभोग की गई ऊर्जा कितनी होगी, 2 किलो वॉट घंटा, यानी 2 यूनिट होगी, 2 इकाई होगी उसकी। ठीक है, समझ में आ गया। इसके बाद में आगे देखते हैं नेक्स्ट पेपर। ठीक, तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहां पे क्वेश्चन है, एक हीटर इज मार्क्ड विथ 1000 वॉट 200 वोल्ट, मतलब कि एक विद्युत हीटर पर लिखा हुआ है कितना, 1000 वॉट 200 वोल्ट। तो उसमें जो हम तत्व यानी ऐसा एलिमेंट लगा होता है ना हीटर में, तो उसको तत्व एलिमेंट बोलते हैं। तो इसका प्रतिरोध निकालना है।
तो शक्ति का सूत्र क्या होता है, वी स्क्वायर बटा पी, ठीक है, P इज इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर, तो R इज इक्वल टू क्या होगा, वी स्क्वायर बाई पी। तो वोल्टेज कितनी है उसकी यहां रख दीजिए, तो इसका स्क्वायर करोगे तो 2 बार इसको लिख देते हैं। पावर कितनी है, 1000 है, तो 1000 यहां लिख देते हैं और इन सबको यहाँ पे काट देते हैं, तो कितना आ जाएगा, 20 और 20 40, तो 20 दूनी 40, तो 40 ओम इसका यहाँ पे प्रतिरोध आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद में देखिए, what would be the value of the voltage drop of a 2 kilowatt electric heater with 20 ohm resistance, ठीक, यानी कि 20 ओम प्रतिरोध वाले 2 किलोवाट के विद्युत हीटर की वोल्टता पात का मान कितना होगा, ठीक है। तो वोल्टेज आपको यहां पे निकालनी है, क्या दिया हुआ है आपको, शक्ति दी हुई है और क्या दिया हुआ है आपको, तो कौन से सूत्र में शक्ति वोल्टेज प्रतिरोध तीनों आते हैं, तो शक्ति वोल्टेज प्रतिरोध तीनों आते हैं यहाँ पे। तो शक्ति यहां रख दीजिए कितनी है, 2 किलोवाट मतलब 2000 वाट, है ना, सभी एसआई यूनिट में रखना है। तो पावर की एसआई यूनिट, शक्ति की एसआई यूनिट क्या होती है, वाट, तो इसको वाट में रखना है, तो किलोवाट को वाट में बदल लेंगे, ठीक। आपको वोल्टता पात निकालना है और प्रतिरोध यहां पे रख देंगे 20। अब इसको गुणा कर देंगे तो कितना होगा, 2 दूनी 4 और ये हो जाएगा 1 2 3 4, एक और 0 आएगा, ठीक है, और इज इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे ये वी स्क्वायर। तो ये जो 40,000 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, 200 गुणित 200 बराबर वी स्क्वायर हो जाएगा। तो वी बराबर क्या आ जाएगा, समझ में आया, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे 200 वोल्ट आ जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो वोल्टेज भी हम निकाल सकते हैं ना, ये सूत्र याद रखना है, यदि हमको शक्ति पता है, प्रतिरोध पता है, तो वोल्टेज रेटिंग निकाल सकते हैं उसकी हीटर की। अब इसमें यहां पे देखिए 3 एम्पियर की सतत विद्युत धारा डीसी सर्किट से प्रवाहित होती है, तो 1 मिनट में सर्किट से कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे। तो विद्युत धारा जो होती है इसको हम क्या बोलते हैं, आवेश के प्रवाह की क्या होती है, ये दर होती है, ठीक है। तो यहां पे 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है, यानी कि यहां पे जो कूलाम प्रवाहित हो रहे हैं प्रति सेकंड, ठीक है, तो वो कितने कूलाम यहां पे प्रवाहित हो रहे हैं। तो इस Q को हम क्या लिखते हैं, तो इस सूत्र को हम लिखते हैं ना N इंटू, ऐसे लिखते हैं। तो यदि हम बोलेंगे कि 1 मिनट, तो यहां से हम पहले निकाल लेते हैं Q को, तो Q इज इक्वल टू क्या होता है I इंटू टी। तो करंट कितनी है 3 एम्पियर, कितने मिनट में बोल रहा है, 1 मिनट में। समय की इकाई क्या होती है, तो हम सेकंड में रखेंगे ना, इसको एम्पियर सेकंड बोलते हैं। तो ये हो गया 60 सेकंड, तो 60 सेकंड है तो कितना हो गया 180 कूलाम। तो कितने कूलाम प्रवाहित होंगे, तो 180 कूलाम प्रवाहित होंगे। तो यदि बोलेगा कि किसी परिपथ में 3 एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है 60 सेकंड तक, तो कितने आवेश प्रवाहित होंगे, तो हम बोलेंगे आवेश जो होंगे वो 180 कूलाम के होंगे। लेकिन हमको यहाँ पे क्या पूछ रहा है, वो कितने इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होंगे, ठीक है। तो यहां पे देखते हैं कि जो आवेश होता है, ये आवेश क्या होता है, तो N इंटू क्या होता है E। जो N है, ये N क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या है ये। E क्या है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का आवेश। तो हम संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे, आवेश को, ठीक है, कूलाम में जो आवेश है उसको प्रत्येक इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश है उससे भाग दे देंगे। तो हमारे पास कितना आ रहा है, यहाँ पे 180 आ रहा है ये, तो ये 180 कूलाम आया है। इलेक्ट्रॉन पे कितना आवेश होता है,
1.602 होता है, 02 छोड़ दे रहे हैं, 1.6 इंटू 10⁻⁻90। ठीक है, तो अब इसको सरलीकरण करोगे तो इसको क्या लिखोगे आप, तो 180 1.6 और ये आ जाएगा ऊपर, तो 10 की घात क्या हो जाएगी, ये 19 हो जाएगी। ठीक है, तो 10 की घात 19 हो गई। अगर ये जीरो हटा लेते हैं यहां से तो क्या हो जाएगा, ये 10 की घात 20 हो जाएगी। ठीक है, यदि हम यहाँ पे एक दशमलव लगा देते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 की घात 21 हो जाएगी। बात समझ आई? तो 1.8 को 1.6 से भाग दे दो, तो 1.8 को 1.6 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा वो, ठीक है, तो वो कितने बार जाएगा, 1.12 टाइम्स जाएगा। तो यदि 1.8 को 1.6 से यानी 18 बट्टा क्या लिखोगे आप, 16 लिखोगे, तो 18 को यदि 16 से भाग दोगे तो कितने बार जाएगा, ठीक है, तो 1.12 बार जाएगा, और गुणित 10 की घात क्या हो जाएगा, समझ में आ गया? तो सबसे पहले हमको क्या निकालना पड़ेगा कि कितने आवेश प्रवाहित हो रहे हैं कूलाम में, और जब हमको आवेश आ जाएंगे तो हम क्या निकाल लेंगे, इलेक्ट्रॉन की संख्या आवेश बटा प्रत्येक इलेक्ट्रॉन ना, आवेश यानी कूलाम में, और प्रत्येक इलेक्ट्रॉन का आवेश, उससे भाग दे देंगे। ठीक, इसको नोट कर लो। नोट कर लिए? हो गया? ठीक, तो अब इसके बाद में आगे देखिए, तो इसमें दिया है 100 वॉट 330 वोल्ट के लैंप को इतनी सप्लाई से जोड़ रहे हैं, और 100 वॉट 110 वोल्ट के लैंप को इतनी सप्लाई से जोड़ रहे हैं, तो उनके प्रतिरोधों का अनुपात क्या होगा। ठीक है, तो जितने वोल्ट का लैंप है उतनी सप्लाई से जोड़ रहे हैं ना, तो उसमें ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है। सिर्फ आपको क्या देखना है, क्या पूछा है, तो हमको निकालना है प्रतिरोधों का अनुपात। तो प्रतिरोध का अनुपात जो होता है उसकी पावर रेटिंग और वोल्टेज रेटिंग से निकाला जाता है। ठीक है, तो मैंने बताया था आपको कि प्रतिरोध आप कैसे निकालोगे, तो V² बटा R से T से निकालोगे। ठीक है, तो यदि हम देखेंगे पहला प्रतिरोध निकाल लेते हैं, तो वोल्टेज है इसकी और इसकी पावर है, तो इसको काट दोगे तो क्या आएगा, 33 गुना 33। दूसरा प्रतिरोध निकाल लोगे तो वोल्टेज और बट्टा होगा पावर, तो ये कट जाएगा, तो क्या आएगा, 11 गुना 11 है। दोनों का अनुपात ले लेंगे तो R1 बटा R2, 33 गुणित 33 और 11 गुणित 11, तो इसको भाग दोगे तो कितना आएगा, 3, इसको भाग दोगे कितना आएगा, 3, 9 बटा क्या आएगा, 1, तो 9:1 अनुपात आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पे, तो ये तो बन जाएगा सबसे ठीक। इसके बाद में यहाँ पे देखिए, डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ करंट, यानी हिंदी में पढ़ लेते हैं, 8 वोल्ट बैटरी की विद्युत धारा का मान एम्पियर में क्या होगा यदि 24 ओम प्रतिरोध के तार को खींचकर मूल लंबाई का दुगुना किया जाता है। तो इसको भी पहले देखना पड़ेगा, और उसे 2 बराबर भागों में काटकर दोनों को बैटरी के समांतर में जोड़ा जाता है।
तो धारा निकालने के पहले हमको तो पहले प्रतिरोध निकालना पड़ेगा। तो बोल रहा है कि भाई एक आपके पास में एक ये 24 ओम का प्रतिरोध का तार था, इसको खींच करके क्या कर रहे हो आप, दुगना कर दे रहे हो। तो दुगना करोगे तो इसका प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो एन स्क्वायर आर हो जाएगा। तो लंबाई को दुगना किए हो तो 2 का वर्ग गुणित 24, तो 4 गुणित 24 कितना हो जाएगा, 96 ओम हो जाएगा। बात समझ आ गई। तो मैंने पढ़ा है ना, जब किसी तार को खींच के उसको लंबा करते हैं तो उसका प्रतिरोध कितना होता है, पहले वाले प्रतिरोध का एन स्क्वायर गुना हो जाता है। तो एन का मतलब क्या है, लंबाई में कितना परिवर्तन हुआ है। अगली बात समझ में, तो हमने पहले ये निकाल लिया कि उस तार का प्रतिरोध था 24, खींच के उसको जब लंबा किए तो उसका प्रतिरोध कितना हो गया, 96 ओम हो गया। अब आगे क्या बोल रहा है कि फिर उसे 2 बराबर भागों में काट देते हैं। अब 96 ओम का ये वायर है, इसको 2 भागों में काट दोगे तो एक भाग कितनी वैल्यू का हो जाएगा, 96 को 2 से भाग दे दोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, ये कुछ कर 48 हो जाएगा। तो यहाँ पे ये 48 हो गया और ये भी 48 हो गया, तो 48 ओम हो गया। अब इसको किससे जोड़ दोगे, बैटरी से जोड़ दोगे। कितने वोल्ट की बैटरी है, 8, तो कितनी धारा जाएगी ये निकालना है। तो पहले अब इसका समतुल्य प्रतिरोध निकालोगे ना, तो इसका समतुल्य प्रतिरोध क्या हो जाएगा, तो आर बटा एन, 48 बटा सीधी संख्या है 2, तो कितना हो जाएगा, 24 ओम। तो 24 ओम होगा तो धारा कितनी हो जाएगी, तो 8 वोल्ट बटा 24 ओम। ठीक है, तो 8 तिया 24, तो 1/3 एम्पियर की धारा इसमें जाएगी। तो 1/3 को क्या लिख सकते हैं, 0.33। ठीक है, तो कुछ हुआ नहीं, घुमा फिरा के हमारा तो प्रतिरोध उतना ही आ गया है। लेकिन हमको तो देखना पड़ेगा ना कैसे कैसे उसने बोला है, नहीं तो हमारा अगर सेम नहीं आता तो फिर तो गड़बड़ हो जाता हमारा आंसर, तो टाइम वेस्ट करवा दिया उसने हमारा है। तो समझ में आया। तो इससे खैर हमको कुछ जानकारी तो मिली, यदि हम खींचते हैं वायर को तो प्रतिरोध कितना होता है, एन स्क्वायर आर हो जाता है ना। यदि 2 बराबर भागों में काट देते हैं और समांतर में जोड़ेंगे तो उसको हल आप ऐसे करोगे, है ना। चलिए अब इसको देखिए, 8 ओम प्रतिरोध के माध्यम से ऊष्मा के अपव्यय को जूल में निर्धारित करें। यदि प्रतिरोध के द्वारा 0.5 एम्पियर की विद्युत धारा 8 सेकंड के लिए प्रवाहित होती है। ठीक है, तो आपको किस में निकालनी है, ऊर्जा यहां पे जूल में निकालनी है। ठीक है, तो यहां पे जो 15 ओम प्रतिरोध के माध्यम से ऊष्मा ये आपका है, तो हम बोलेंगे कि ऊष्मा जो है इसके लिए जूल का नियम आपको यूज करना पड़ेगा, है ना। ऊष्मा क्या है, ऊष्मा क्या है, एक ऊर्जा। और विद्युत क्या है, तो विद्युत भी क्या है, एक ऊर्जा। तो विद्युत ऊर्जा क्या होती है, तो विद्युत ऊर्जा होती है विद्युत शक्ति गुणित क्या होता है, बस इतना याद रखना है। ठीक है, तो विद्युत शक्ति का सूत्र क्या होता है, तो आई स्क्वायर आर भी होता है और गुणित समय भी होता है, वी स्क्वायर आर टी भी होता है ना। तो यहां पे हमको ये क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमको धारा पता है, तो धारा पता है तो धारा रख दिए यहाँ पे, प्रतिरोध पता है तो प्रतिरोध रख दिए यहाँ पे, समय पता है तो समय रख दिए यहाँ पे, है ना। तो याद रखना है कि कितनी ऊष्मा, है ना, इससे जो ऊर्जा हमारे पास में आएगी, विद्युत ऊर्जा, वो किस में आएगी, जूल में, किसमें आएगी, जूल में। तो इसको बोलेंगे जूल, हमारा जो आंसर आएगा जूल में आएगा, या हम बोलेंगे वॉट सेकंड, या बोलेंगे वॉट सेकंड। तो 1 वॉट सेकंड बराबर 1 जूल होता है। ठीक है, हमारा आंसर या तो जूल में आएगा या फिर किस में आएगा, वो वॉट सेकंड में आएगा। क्या समझ में आया, एक कम कर देते हैं, तो हमारा आंसर जूल में या फिर वॉट सेकंड में यहां पे आएगा। तो क्लियर है सबको ये। तो इसको अब हल कर लो यहाँ पे,
तो हल करोगे तो ये कितना हो जाएगा, है ना, 0.5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 0.25 हो जाएगा। ठीक, गुणित हो जाएगा 15 और 8, तो 8 से इसको गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा, 8 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 2, 15 से गुणा करोगे तो कितना आ जाएगा 30, कितना आ जाएगा 30 जूल या वाट सेकंड उसको बोलेंगे। ठीक है, तो जूल के नियम से, इसको जूल का नियम भी बोलते हैं, जूल के नियम से हम क्या निकाल लेते हैं, उष्मा। तो यहां पे देखेंगे कि यदि 4 ओम के एक प्रतिरोध में 5 एम्पीयर की विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो शक्ति क्या होगी। तो ये तो सरल है यहाँ पे कि आपको क्या निकाला है, शक्ति। शक्ति क्या होती है, I²R। क्या इसको भी हम समय से गुणा करेंगे, नहीं, समय से गुणा करेंगे तो ऊर्जा बन जाएगी, है ना। शक्ति की इकाई होती है वॉट, ऊर्जा की इकाई होती है जूल। तो हमको शक्ति चाहिए, वॉट चाहिए। तो यहां पे देखेंगे धारा का स्क्वायर 5 का स्क्वायर गुणित 4, 25 गुणित 4 कितना हो जाएगा 100 वाट। ठीक, ये आपको याद रखना है ना, कि 1 किलोवाट घंटा कितने किलो कैलोरी के बराबर होता है। तो 1 किलो वॉट आवर बराबर क्या होता है, 860 किलो कैलोरी के बराबर होता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू क्या होता है, 160 किलो कैलोरी। ये बहुत एग्जाम में आता है, रेलवे वगैरह में भी आता है ना। तो हम क्या कर सकते हैं ना, ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में बदल सकते हैं, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में, ऊष्मीय ऊर्जा में, ऐसे बदल सकते हैं। ये भी आपको पता होगा, ओम लॉ इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन, ओम का नियम कब लागू होता है, ठीक है, जब वोल्टेज स्थिर हो, नहीं, जब लंबाई समान हो, नहीं, क्षेत्रफल समान हो, नहीं, क्या स्थिर होना चाहिए। तो ओम का नियम क्या होता है, तो ओम का नियम ने पढ़ा कि यदि किसी परिपथ की भौतिक स्थिति, तो यदि किसी परिपथ की भौतिक स्थिति जैसे कि तापक्रम क्या होना चाहिए, स्थिर होना चाहिए। तो यदि किसी परिपथ की भौतिक स्थिति जैसे कि तापक्रम स्थिर होता है, तो उस परिपथ के किसी भी भाग में, ठीक है, होने वाला जो वोल्टेज ड्रॉप होता है वो उस भाग से प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। तो परिपथ के किसी भी भाग में होने वाला वोल्टेज ड्रॉप उस भाग से प्रवाहित होने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। जब इस अनुक्रमानुपाती के चिन्ह को खोलते हैं तो हमको एक नियतांक मिलता है, उस नियतांक को हम R से दर्शाते हैं, और ये R जो होता है उस परिपथ का प्रतिरोध कहलाता है। तो किसी भी परिपथ का जो प्रतिरोध होता है वो क्या होता है, एक नियतांक होता है, और इस नियतांक का जो मान होता है वो वोल्टेज और करंट के अनुपात के बराबर होता है। तो जब हम इसका ग्राफीय निरूपण करते हैं ओम के नियम में, यदि हम मान लें कि ये धारा है और ये अक्ष दर्शा रहा है किसको, वोल्टेज को, तो ओम के नियम का ग्राफीय निरूपण करते हैं तो कैसी रेखा बनती है, एक सरल रेखा बनती है। तो ये सरल रेखा किसको दर्शाती है, प्रतिरोध को दर्शाती है। और कौन से प्रतिरोध को दर्शाती है, रेखीय प्रतिरोध को दर्शाती है। तो जिस परिपथ में वोल्टेज और करंट का अनुपात हमेशा एक नियतांक होता है, ठीक है, तो उस परिपथ को क्या बोलते हैं, रेखीय परिपथ। और उसमें जो वक्र बनता है प्रतिरोध का वो कैसा होता है, सरल रेखीय होता है। अगली बात समझ में, चलिए
तो यहां पे क्या बोल रहा है, 10 number of 20 ohm resistors are connected in parallel across 220 volt supply, the line current is, बोल रहा है कि 20 ओम के प्रतिरोधों की संख्या है 10, ठीक है। तो बोल रहा है कि 20 ओम के 10 प्रतिरोध हैं और उसको आप कैसे जोड़ोगे, समांतर में। तो समांतर में जोड़ोगे तो समतुल्य प्रतिरोध कितना हो जाएगा, तो क्या लिखते हो, R/N हो जाएगा। तो 20 प्रतिरोध का मान है और 10 उसकी संख्या है, तो कितना हो जाएगा। तो यदि 20 ओम के 10 प्रतिरोध को समांतर में जोड़ेंगे तो क्या होगा, R/N यानी 20 ओम बटा 10 संख्या, तो कितना हो जाएगा। तो समतुल्य प्रतिरोध हमको पता चल जाएगा, तभी हम धारा निकाल सकते हैं। तो धारा निकालने के लिए विभवांतर को हम किससे भाग दे देंगे, समतुल्य प्रतिरोध से। तो कितनी धारा आएगी, 110 एम्पियर, ठीक है। तो यहां पे कितनी धारा आएगी, 110, इसमें गलत दिया हुआ आंसर है, तो कितनी आएगी ये 110। यदि 22 वोल्ट होता तो कितनी आती, आई बात समझ में। तो इसको सुधारना पड़ेगा क्वेश्चन को। तो इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक लैंप लोड में जब एक से अधिक लैंप को चालू किया जाता है, ठीक है। तो एक लैंप लोड में जब एक से अधिक लैंप को चालू किया जाता है, इसमें जो समांतर बोला था ना, इसमें सीरीज तो नहीं बोला था, समांतर, ठीक। तो यहां पे देखिए, इसमें क्वेश्चन जो है, एक लैंप लोड में जब एक से अधिक लैंप लोड को चालू किया जाता है तो लोड का कुल प्रतिरोध कितना होता है। तो एक लैंप लोड है जब एक से अधिक लैंप को चालू किया जाता है, मैंने लैंप लोड व्हेन मोर देन वन लैंप आर स्विच्ड ऑन, टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द लोड, ठीक है। अब यहां पे लैंप लोड जो होते हैं, आप लोग पढ़े होंगे आईटीआई में, आईटीआई में पढ़े हो नहीं, लैंप लोड वर्कशॉप में जनरेटर को चालू किए होगे, जनरेटर को चालू करके लोड डाले होगे ना लैंप। तो लैंप लोड में लैंप कैसे जुड़े होते हैं, यदि लैंप लोड है तो उसमें ये सभी लैंप कैसे जुड़े होते हैं, श्रेणी में कि समांतर में, तो ऐसे समांतर में जुड़े होते हैं। तो लैंप लोड में ये सभी लैंप जो हमारा स्रोत होता है, जनरेटर होता है, उसके साथ कैसे जुड़े होते हैं, समांतर में जुड़े होते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है कि एक लैंप लोड में जब एक से अधिक लैंप को चालू किया जाता है, ठीक है। यदि हम मान लो यहां पे इन सबको हटा देते हैं, अभी सिर्फ हम एक ही लैंप को चालू किए हैं, तो केवल इसी के प्रतिरोध के कारण धारा प्रवाहित होगी, ठीक। अब यहां पे यदि एक से ज्यादा लैंप लोड को जोड़ दिया जाएगा तो अब इस परिपथ का समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा, घट जाएगा, है ना। समांतर में समतुल्य प्रतिरोध घट जाता है, तो अब इससे प्रवाहित होने वाली धारा का मान क्या होगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो बोल रहा है कि कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है, तो कुल प्रतिरोध क्या हो जाता है, घट जाता है। तो कुल प्रतिरोध घट जाता है और धारा का मान क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक है। समझ में आया। तो 200 वॉट के बल्ब लगाते हैं ना लैंप लोड, वर्कशॉप में देखे होंगे आप लोग, है ना। इसके बाद में देखिए 2 लैंप है, 100 वॉट 40 वॉट, उसको कनेक्ट किया गया है सीरीज में अक्रॉस 230 वोल्ट, विच ऑफ फॉलोइंग इज स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो 2 लैंप है हमारे पास, एक लैंप है 100 वॉट का, दूसरा है 40 वॉट का, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है ऐसे। तो एक है 100 वॉट और दूसरा है 40 वॉट, तो दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़े हैं, तो दोनों से धारा कैसी जाएगी, समान धारा जाएगी। तो कौन सा लैंप ज्यादा प्रकाश देगा, तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा होता है, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं कि प्रतिरोध जो होता है वो किस पे निर्भर करता है, पावर पे। तो जिसकी पावर है कम उसका प्रतिरोध है, तो इसका प्रतिरोध ज्यादा है तो इसमें धारा प्रवाहित होगी I²R, इसका प्रतिरोध कम है तो धारा तो समान रहती है, श्रेणी में समान धारा जाएगी,
तो जिसका प्रतिरोध ज्यादा है उसका गुणनफल ज्यादा आएगा, इसका गुणनफल क्या आएगा, तो जिसमें पावर ज्यादा मिलेगी वो क्या करेगा, ज्यादा रोशनी देगा, है ना। तो यहां पे याद रखना है कि अलग अलग मान के अलग अलग पावर रेटिंग के उपकरणों को यदि हम श्रेणी क्रम में जोड़ते हैं तो उनमें सबसे ज्यादा पावर कौन सा उपकरण खर्च करता है, जिसकी पावर रेटिंग सबसे कम होती है वो सबसे ज्यादा पावर खर्च करता है, ठीक है। और जो सबसे ज्यादा बल्ब पावर खर्च करेगा वही सबसे ज्यादा प्रकाश भी देगा, तो उसकी प्रकाश का मान क्या होता है, सबसे अधिक होता है, ठीक। तो समझ में आया ये। इसके बाद में नेक्स्ट देखिए यहाँ पे रेजिस्टेंस ऑफ 220 वोल्ट 100 वॉट लैंप विल बी, ये तो आप लोग ऐसे निकाल सकते हो, है ना, कई बार पढ़ चुके हो इसको। R इक्वल टू वी स्क्वायर बाई, तो 220 बटा 100 कट कट कितना आ गया, 22 गुणित 22 कितना होता है, 484 होता है, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन इजी हो गए आपको। इन केस ऑफ डायरेक्ट करंट, दिष्ट धारा के मामले में क्या होता है, तो दिष्ट धारा किसको बोलते हैं, तो जैसे हम देखेंगे ये समय अक्ष है, ये समय अक्ष है, ठीक है। और ये बता रहा है किसको, धारा के परिमाण की, धारा जो है वो कैसी है, यहाँ पे नियत है, कांस्टेंट। तो डीसी धारा किसको बोलते हैं, जैसे हम बोलते हैं ना डीसी बैटरी, डीसी बैटरी से ही डीसी धारा मिलेगी आपको। तो जो डीसी बैटरी होती है यदि उससे हम किसी परिपथ को जोड़ देंगे ऐसे, तो इसमें धारा हमेशा किस दिशा में जाएगी, धनात्मक से, तो धारा ई की दिशा में जाएगी। और धारा का परिमाण कैसा रहेगा, नियत रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। तो डीसी धारा का मतलब होता है वह धारा जिसका परिमाण और दिशा दोनों कैसी होती हैं, नियत होती हैं, कांस्टेंट होती हैं। एसी धारा किसको बोलते हैं, कि जैसे कोई परिपथ है और इसको हम एसी धारा से ऐसे जोड़ दी, सप्लाई से जोड़ दी, तो इसमें धनात्मक चक्र है, तो धनात्मक चक्र के समय में धारा ऐसे जा रही है, ऋणात्मक चक्र है तो इस समय धारा ऐसे आ रही है। तो एसी धारा का मान और दिशा ये इसका परिमाण है, तो परिमाण 0 है, बढ़ते बढ़ते उच्चतम हो गया, घटते घटते 0 हो गया। अब उसकी दिशा बदलेगी, परिणाम बढ़ेगा और फिर परिमाण घटेगा। तो एसी का मतलब है जिसका परिमाण और दिशा लगातार परिवर्तित होते रहती है, उसको एसी बोलेंगे। और डीसी में परिमाण और दिशा दोनों क्या होते हैं, नियत होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो अब यहाँ पे देख लो क्या है, धारा का परिमाण और दिशा स्थिर रहती है, समय के साथ बदलता है, परिमाण समय के साथ बदलता है, धारा का परिमाण स्थिर रहता है, परिमाण भी स्थिर रहता है, दिशा भी स्थिर होती है। तो इसमें दोनों दिया हुआ है, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ के सबसे पहले आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, आप जो पढ़े हो, है ना, वो चीज आपके दिमाग में आनी चाहिए कि हाँ डीसी धारा के बारे में पूछ रहा, डीसी धारा ऐसी होती है। उसके बाद ऑप्शन देख लो उसमें, ठीक। उसके बाद में देखिए, जब विद्युत धारा पानी से भरी बाल्टी से गुजरती है तो बहुत अधिक बुलबुला देखा जाता है, यह सुझाव देता है कि आपूर्ति का प्रकार कैसा है, ठीक है। तो विद्युत धारा पानी से भरी हुई बाल्टी से, ये आप लोग पढ़े होंगे कैसे, यदि बाल्टी इसमें 2 इलेक्ट्रोड ऐसे डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, और इसको हम सप्लाई देंगे, एसी सप्लाई, और दूसरी क्या होती है, डीसी सप्लाई। तो एसी सप्लाई में दोनों के जो इलेक्ट्रोड होते हैं उनके दोनों तरफ बुलबुले होते हैं, और डीसी में क्या होता है, एक की तरफ बुलबुला होता है। लेकिन डीसी में जो बुलबुला होता है, ठीक है, वो कैसा होता है, ज्यादा होता है। तो यदि बोल रहा है कि विद्युत धारा पानी से भरी बाल्टी से गुजरती है और बुलबुले बहुत अधिक देखे जा रहे हैं, तो ये किस प्रकार की सप्लाई होती है, डीसी सप्लाई होती है। बात समझ में आ गई। तो कौन सी सप्लाई रहेगी, ये डीसी सप्लाई रहेगी, ठीक है। तो जैसे यहां पे देखते हैं कि जो सप्लाई है, सप्लाई की, इसको नोट कर लो आप लोग, ध्रुवता का परीक्षण करना। सप्लाई की ध्रुवता का परीक्षण कैसे करेंगे, तो इसके लिए आप लोग पढ़े होंगे आलू,
आलू को काट देते हैं। तो ये आलू है, आलू को काट दिए और इसको हमने यहाँ पे दे दी है कौन सी सप्लाई, डीसी सप्लाई। एक बल्ब लगा लिए, तो बल्ब क्यों लगाते हैं, शॉर्ट सर्किट वगैरह ना हो जाए, क्योंकि दोनों तार टच हो गए तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है, तो शॉर्ट सर्किट ना हो करके बल्ब लगा लिया गया है। तो यदि हम इसको डीसी सप्लाई दे रहे हैं तो डीसी में धनात्मक और ऋणात्मक सिरा दोनों होता है। तो यहाँ पे धनात्मक सिरे के चारों ओर यहाँ पे क्या मिलेगा हमको, हरा रंग मिलेगा, ठीक है। और यदि हम इसको एसी सप्लाई देते हैं, आलू को काट के उसमें हम 2 वायर ऐसे लगा दिए और 2 वायर लगा करके इसको अब हम कौन सी सप्लाई दे रहे हैं, एसी। तो इसके चारों तरफ भी हरा रंग दिखेगा, इसके चारों तरफ भी हरा रंग दिखेगा, तो दोनों में हरा रंग दिख रहा है, मतलब कौन सी सप्लाई है, तो एसी सप्लाई है। यदि एक में हरा रंग दिख रहा है मतलब कौन सी सप्लाई है, डीसी सप्लाई है। और जिसमें हरा रंग दिख रहा है वो डीसी में कौन सा तार है, पॉजिटिव तार है, ठीक है। तो इस तरह से यहां पे निकाल सकते हैं। या फिर क्या करते हैं, हम इस तरह से एक बीकर ले लेते हैं और इस बीकर में नमक के जल को इसके अंदर में भर देते हैं और इसमें भी 2 इलेक्ट्रोड